दोस्तों, क्या इस दौर में बीजेपी अपने सबसे बड़े क्राइसिस से गुजर रही है? और क्या मोदी और शाह की गलत नीतियों के चलते बीजेपी का जो कोर सपोर्टर है, जो उसका वोट बेस है, जो उसका समर्थक है, क्या वही बीजेपी से अब धीरे धीरे दूर हो रहा है? और इससे भी बड़ा सवाल, क्या राम मंदिर की चंदा चोरी, फिर नीट पेपर लीक का घोटाला और जेनजी का देशव्यापी प्रोटेस्ट और उसके बाद अब सवर्णों का, बीजेपी के वोट बैंक का खिसकना, क्या मोदी शाह के सिस्टम पर ये आखिरी कील साबित होगा? तो एक तरफ देश ने देखा कि किस तरह से जंतर मंतर का प्रोटेस्ट, किस तरह से जेन जी का विरोध मोदी शाह को घुटनों पर ले आया, और दूसरी तरफ बिहार में बांकीपुर, मध्य प्रदेश में दतिया, जो बीजेपी के किले थे, यहां पर जो उपचुनाव हुए और जिस तरह से बीजेपी हारी है अपने गढ़ में, वो भी संकेत दे रहा है कि बीजेपी का जो कोर सवर्ण वोटर है वो खिसक रहा है, दरक रहा है और मोदी शाह के लिए मुश्किलें पैदा कर रहा है। बीजेपी से नौजवान खिसक गया, बीजेपी से मिडिल क्लास खिसक गया है, यही इनका वोट बैंक था। तो इस सवर्ण तो खिसक ही गया अब, तो इसलिए इनका वोट बैंक खिसक गया है। यही कारण है कि ये बांकीपुर उपचुनाव हारे, दतिया हारे। अब बिहार से लेकर मध्य प्रदेश तक इन दोनों सीटों पर बीजेपी की करारी हार ने दिल्ली दरबार से लेकर आरएसएस के मुख्यालय नागपुर तक को हिला दिया। मंथन होने लगे कि ऐसा आखिर क्या हो गया कि सवर्ण वोटर ही हमसे नाराज हो गए, क्योंकि बांकीपुर में 37% सवर्ण वोटर हैं और दतिया की बात करें तो 27% सवर्ण वोटर हैं। और अगर बीजेपी का ओबीसी वोट भी उसमें शामिल करें तो वहां पर बीजेपी को इन दो उपचुनाव में बीजेपी को डबल इंजन की सरकार में हराना नामुमकिन था। लेकिन खेल क्या हुआ, नीचे से नींव ही हिल गई। और इससे बुरी खबर गुजरात लॉबी के लिए जयपुर से आई, जहां पर करणी सेना ने धावा बोल दिया डबल इंजन की सरकार पर। अब दोस्तों, ये जो प्रोटेस्ट हो रहा था, ये यूजीसी के जो नियम आए थे उसको लेकर हो रहा था, और उसको लेकर सिर्फ करणी सेना यानी राजपूत ही आगे आगे नहीं थे, उसमें वैश्य भी थे, उसमें ब्राह्मण समाज के लोग भी थे, उसमें बीजेपी के बाकी वोटर भी थे, सवर्ण वोटर थे। और इस प्रोटेस्ट में बीजेपी की राज्य सरकार से यानी राजस्थान की भजन लाल शर्मा की सरकार से गलती ये हो गई कि जो प्रोटेस्टर्स थे ना सिर्फ उन पर लाठी चलाई, लेकिन ऐसी लाठी चलाई कि कई गंभीर रूप से घायल हो गए और एक की मौत हो गई, एक प्रोटेस्टर की मौत हो गई। और उसके बाद ऐसा लगने लगा कि सिचुएशन हाथ से बाहर जा रही है, आउट ऑफ कंट्रोल जा रही है। और तब करणी सेना के प्रमुख ने ऐलान कर दिया कि चाहे कुछ हो जाए, आंधी आए, तूफान आए, चाहे नगर निगम का चुनाव हो, पंचायत चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो, इस बार हम सौगंध खाते हैं कि बीजेपी को वोट नहीं देंगे। और ये सौगंध हजारों लोगों ने मौके पर ली। इससे आने वाले चुनाव में, पंचायती राज चुनाव में, नगर निगम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देंगे। हम कसम खाते हैं भगवान की। अब दोस्तों, पटना बांकीपुर में आप सोचिए, बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष, नेशनल प्रेसिडेंट, मोदी जी के बॉस, सबसे करीबी नितिन नवीन, इनकी सिटिंग सीट है, वहां पर बीजेपी हार रही है और उसका जो कायस्थ वोट, जो आप कह सकते हैं निर्णायक वोट है, वो उसके साथ नहीं जा रहा, वो प्रशांत किशोर के साथ जा रहा है। दतिया में भी सरप्राइज मिल रहा है, सवर्ण वोटर जो है बीजेपी के साथ नहीं जा रहे। और अगर आप राजस्थान की स्थिति देखेंगे तो करणी सेना जो बीजेपी के साथ लाठी लेके खड़ी रहती थी, उस पर लाठी चार्ज हो रहा है। पंडित है, बनिया वोट है, ये भी भाग रहा है बीजेपी से दूर, सौगंध खा रहा है। सवाल इस बात का है कि जो सवर्ण वोटर हैं, अपर कास्ट वोटर हैं, कहीं ना कहीं अगर बीजेपी को जिता नहीं सकते तो हरा सकते हैं। और अगर हम डेमोग्राफी देखते हैं, आंकड़े देखते हैं इन तीन राज्यों में, तो तस्वीर और साफ हो जाएगी कि बीजेपी अंदर से हिली क्यों हुई है, क्यों हिली हुई है इस वक्त। अब दोस्तों, अगर हम अपर कास्ट का, सवर्ण वोटर्स का डेमोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान, इन तीनों राज्यों में 94 लोकसभा सीटों में से 49 सीटें ऐसी हैं, यानी 52% से अभी अधिक सीटें हैं
जहां पर अपर कास्ट या तो निर्णायक हो सकते हैं या किंग मेकर हो सकते हैं या क्लोज कॉन्टेस्ट हो जिन सीटों पर, वहां पर स्पॉइलर के रोल में आ सकते हैं, यानी कहीं ना कहीं डेंट दे सकते हैं बीजेपी को। और अगर उत्तर प्रदेश की बात करें, देश के सबसे बड़े सूबे की बात करें, जहां इस वक्त बीजेपी की डबल इंजन की सरकार है, जहां बीजेपी ने कहीं ना कहीं मायावती और मुलायम सिंह सपा बसपा के समीकरणों को ध्वस्त किया है, एक अपनी राह निकाली है। अगर हम उत्तर प्रदेश को देखें तो 80 लोकसभा सीटों में से तकरीबन 47 सीटें ऐसी हैं, 47 सीट ऐसी हैं जहां पर राजपूत, वहाँ पर ब्राह्मण, वहाँ पर वैश्य, या कुछ सीटों पर बरेली लखनऊ जैसी सीटों पर कायस्थ। ये जो एक समीकरण है सवर्णों का, ये कहीं ना कहीं या तो जिता सकता है या हरा सकता है बीजेपी को। अब दोस्तों, बीजेपी जहां मध्य प्रदेश और बिहार में उपचुनाव की करारी हार से भी उभरी रही थी, मंथनी कर रही थी, कि इस बीच एक शेर की तरह छलांग लगाई इन साहब ने, अखिलेश यादव ने, और इन्होंने एक तरह से आप कह सकते हैं कि मौके को भांपते हुए सारा खेल ही पलट देने की कोशिश करी। सबसे पहले अखिलेश यादव ने कहा कि हम जनेश्वर मिश्रा, जो हमारे बड़े नेता थे समाजवादी, मुलायम सिंह के साथी, हम इनकी याद में भव्य आयोजन करेंगे, और वाकई सारे पंडित इकट्ठे भी कर लिए। लेकिन तब फिर एक ट्रम्प कार्ड चला अखिलेश यादव ने। उन्होंने कहा ये जो पीडीए है ना, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, इसके कई मायने बीजेपी निकालती है, लेकिन एक मायना बीजेपी योगी जी को नहीं पता है, मोदी जी को नहीं पता है। ये जो पीडीए है ना, इसमें जो पीडी है दरअसल ये पंडित है, और पंडित आज हमारे साथ है, क्योंकि योगी जी का जो ठाकुर राज है सबसे ज्यादा ब्राह्मणों को परेशान कर रहा है। तो पीडीए का नया मतलब बताया अखिलेश यादव ने, पंडित, पीडी फॉर पंडित। पीडीए में पीडी पंडित का ही शॉर्ट फॉर्म है। जो लोग पीडीए की परिभाषा समय समय पर दूसरी बनाते हैं, वो जान लें कि पीडीए में पीडी जो है वो पंडित का शॉर्ट फॉर्म है, और जितनी पीड़ा दोगे, पीड़ा बढ़ाओगे, उतना ही पीडी और मजबूत दिखाई देगा। अब जाहिर तौर पर अखिलेश यादव जो है वो बहती गंगा कह लीजिए या बहती गोमती कह लीजिए या अयोध्या में बहती सरयू कह लीजिए, उसमें हाथ धो रहे थे। और उनकी बात सिर्फ इसी पर खत्म नहीं हुई, पीडी पे खत्म नहीं, उन्होंने तुरंत अनाउंस कर दिया कि अयोध्या से अब हमारे प्रत्याशी होंगे पवन पांडे। जी हाँ, पवन पांडे, पीडीए के पीडी पवन पांडे जी जो अयोध्या से इस बार जीतने जा रहे हैं। तो दोस्तों, एक तरफ अखिलेश यादव ने पीडी का दांव चला, पीडीए नहीं पीडी का दांव चला, तो उनके साथी राहुल गांधी ने यूपी में जेनजी का दांव चल दिया। और शनिवार को प्रयागराज में योगी के सिस्टम की तमाम कोशिशों के बावजूद जब राहुल गांधी की रैली हुई तो फिर संगम तीरे सिर्फ जेनजी ही जेनजी देखने को मिले। आप कह सकते हैं कि जेनजी का एक कुंभ उमड़ गया था प्रयागराज में, और उसको लीड कर रहे थे मिस्टर राहुल गांधी। सिस्टम को खत्म, टाटा बाय बाय करना है। साहब ने कहा खत्म टाटा बाय बाय, खत्म टाटा बाय बाय। तो दोस्तों, अखिलेश यादव के पीडी कार्ड से तो सिर्फ योगी आदित्यनाथ की नींद उड़ रही थी, लेकिन जिस तरह से शनिवार को राहुल गांधी ने जेनजी कार्ड खेला, और जिस बड़े पैमाने पर खेला, उससे 650 किलोमीटर दूर, प्रयागराज से 650 किलोमीटर दूर दिल्ली दरबार में रात में हड़कंप मच गया। और कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि डबल गोली, नींद की डबल गोली खाकर मोदी जी और शाह को सोना पड़ेगा, इतनी उड़ी हुई है नींद। देखिए, बच्चे इतने ज्यादा परेशान हो गए हैं आज देश के, ये आज देखने को मिल गया। अभी तो अमित शाह साहब सोच रहे होंगे पार्लियामेंट में आके क्या जवाब देंगे। आज की रात मेरे ख्याल 2-2 स्लीपिंग पिल लेके इनको सोना पड़ेगा, इनको नींद नहीं आएगी। अब दोस्तों, बीजेपी और आरएसएस को जो सबसे बड़ी चिंता है वो ये है कि जो बिहार के आंदोलित छात्र हैं, या फिर जो छात्र आंदोलन उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं, या फिर कलकत्ता में जो छात्र सड़कों पर उतर आए थे, या जंतर मंतर में 20 जुलाई को जिस तरह का एक आंदोलन हुआ और पुलिस ने पैलेट गन चला दी, आंसू गैस के गोले दागने पड़े, लेकिन हजारों छात्रों ने मोदी और शाह को संसद के चारों तरफ घेर लिया था। और कहीं यही छात्र
विपक्ष के साथ मिलकर, राहुल गांधी के साथ मिलकर, अखिलेश यादव के साथ मिलकर, उद्धव ठाकरे के साथ मिलकर कोई मोर्चा ना बना ले। और अगर ये मोर्चा बन गया तो फिर बीजेपी का आगे क्या होगा। और डर यह भी है कि ये छात्रों का आंदोलन, जेनजी का आंदोलन विपक्ष के साथ मिलकर 1975 का जेपी आंदोलन ना बन जाए। वो आंदोलन जहां यूनिवर्सिटी के छात्रों ने अपनी मेस को लेकर, छोटी मोटी दिक्कतों को लेकर प्रदर्शन किए थे, सड़कों पर आए थे, और फिर जैसे ही जयप्रकाश नारायण साथ में खड़े हुए तो देश में इनकलाब आ गया। इंदिरा गांधी को ना सिर्फ इमरजेंसी लगानी पड़ी, उनका सिंहासन भी डोल गया, चला गया। और जो जंतर मंतर पे हुआ है वो उसकी बानगी है, वो ट्रेलर भी नहीं है। ये किस तरह से कितने बड़े स्तर पर प्रस्फुटित होगा, कहां बढ़ेगा, कोई नहीं जानता। तो प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि ये जो जेनजी का आंदोलन है किस दिशा में आगे बढ़ेगा और इसका पैमाना क्या होगा, ये नापना मुश्किल है, कहीं इमरजेंसी जैसी स्थिति ना हो जाए। और उधर कॉकरोच जनता पार्टी, उसने भी 2 दिन की अपनी मीटिंग करी, अभिजीत दीपके जो उनके फाउंडर हैं, और अभिजीत दीपके ने कहा कि वो एक बड़ा संगठन बना रहे हैं और इस संगठन की कोशिश रहेगी कि जितने भी छात्र आंदोलन चल रहे हैं, जितने भी स्टूडेंट्स की डिमांड है, उन सबको एक करें, एक छतरी के नीचे लाएं, जोड़ें, और कहीं ना कहीं कॉकरोच जनता पार्टी एक पुल का काम करे छात्रों के बीच में। जितने भी लोग हमारी मूवमेंट से जुड़े थे या आगे जुड़ना चाहते हैं, जितने भी एनजीओज हो, जितने भी सोशल एक्टिविस्ट हो, सिविल सोसाइटीज हो, जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हो जो काम करते हैं अलग अलग चीज़ों पर, चाहे एजुकेशन हो, चाहे हेल्थ हो, चाहे और कोई इश्यूज हो, उन सभी से हम बातचीत करेंगे, उन सभी का हम एक ब्रॉडर कोalition बनाएंगे। क्योंकि अभी जो देश को ज़रूरत है, वो ज़रूरत है सभी लोगों को अपने पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज से ऊपर उठकर एक साथ आने की और देश के लिए एक ऐसा ग्रुप बनाने की जो इस सरकार पर प्रेशर डाल सके। अब कॉकरोच जनता पार्टी के अभिजीत दीपके ने एक और इम्पॉर्टेंट बात कही, और उनका ये कहना था कि ना सिर्फ छात्रों के मसले बल्कि जुडिशरी में क्या हो रहा है, अगर वहाँ गड़बड़ी है तो हम वो भी आवाज़ उठाएंगे। और यही नहीं, इलेक्शन कमीशन, जी हाँ ज्ञानेश जी, अगर ये कुछ गड़बड़ी करते हैं तो हम यहाँ भी आंदोलन करेंगे। सुनिए अभिजीत दीपके को। आज के दौर में क्या हो रहा है, सरकार चुन रही है कि वोटर कौन होगा, सरकार चुन रही है कि कौन वोट नहीं करेगा, कौन वोट डालेगा। तो डेमोक्रेसी ऐसे नहीं चल सकती है। तो इस पर इलेक्शन कमीशन की जो अकाउंटेबिलिटी है वो भी फिक्स करनी पड़ेगी। अगर इलेक्शन कमीशन की अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं करेंगे तो ये देश में इलेक्शन मैनिपुलेशन होता रहेगा और उससे उसके बाद नाम के लिए इलेक्शंस रह जाएंगे। इट विल जस्ट बिकम अ फॉर्मेलिटी, जो हम नहीं चाहते। अब सवाल ये है कि अगर जेनजी का डायरेक्शन इलेक्शन कमीशन की तरफ मुड़ता है, यानी जो खेल मशीनों का हो रहा है या जो खेल वोटर लिस्ट का हो रहा है, अगर छात्र इसे भी मुद्दा बना लेते हैं तो ऐसा ना हो जाए कि अखिलेश यादव के साथ, राहुल गांधी के साथ 6 महीने बाद जो उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहा है, वहां जेनजी हर चुनाव के बूथ के बाहर खड़ा हो। आप ये देख रहे होंगे कि एडमिनिस्ट्रेशन और 10-15 गुंडे जिस प्रकार से गाइड करते थे, वोट डलवाते थे, मैं ये देख रहा हूं इन बच्चों के क्रोध को देख के, और जैसे इन पे अन्याय हो रहा है। एक एक गांव के अंदर 200-200 जेनजी खड़े होंगे और ये देखेंगे कि वहां बेईमानी न हो। एक एक आदमी को ये मॉनिटर करेंगे, क्योंकि बच्चों के सामने ये चुनौती रख दी गई है, या तो डंडे खाओ जैसे तुमने जंतर मंतर में खाए, या झारखंड में जैसे वार्ता हो रही है और वार्ता से चीजें सुलझ रही हैं। तो दोस्तों, कहीं राम मंदिर का जो चंदा चोरी का मामला, ये बड़ा मुद्दा बन रहा है, संसद में भी इसका असर देखा गया। दूसरी तरफ पेपर लीक को लेकर जिस तरह से जेनजी आंदोलन है, चाहे आप झारखंड की बात करें, बिहार की बात करें, जंतर मंतर की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, कहीं की भी आप बात कर लीजिए, पूरे देश भर में जिस तरह से जेनजी का असर दिख रहा है, सरकार घबराई है। लेकिन एक और मुद्दा है जिससे मोदी और शाह को अभी से घबराहट हो रही है, और वो मुद्दा है इथेनॉल का, पेट्रोल में, तेल में मिलावट करने का, जिससे लेकर मिडिल क्लास जो है, शहरी जो जमात है वोटरों की, परेशान है। यानी जिसके पास स्कूटर है, जिसके पास मोटरसाइकिल है, जो टैक्सी चलाता है या फिर पेट्रोल की कार चलाता है, उन सब ने भी कहीं ना कहीं सरकार पर निशाना साध रखा है। और बीजेपी से गलती ये हो गई कि अप्रैल 2026 में पूरे देश में इथेनॉल, पेट्रोल में एथेनॉल की जो ब्लेंडिंग है, इसको कंपलसरी कर दिया गया। यानी अगर आप पेट्रोल लेने किसी भी पेट्रोल पंप पर जाएंगे, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, तो आपको शुद्ध पेट्रोल नहीं मिलेगा। अब दोस्तों, जो बीजेपी के वोटर हैं, अर्बन क्लास वोटर हैं,
इवन टैक्सी ड्राइवर हैं, शहरी जमात है, शहरों में रहने वाले लोग हैं, मोटरसाइकिल पर चलते हैं, स्कूटर पर चलते हैं या फिर कार पर चलते हैं, उनको लगता है कि सरकार ने बिना उनकी राय लिए, बिना उनसे पूछे इस तरह की योजना थोप दी है जिससे गाड़ियां खराब हो रही हैं और हर जगह त्राही त्राही है। और दोस्तों, राहुल गांधी जेनजी के बाद अब इस मुद्दे को भी पकड़ने जा रहे हैं। आप यूं कह सकते हैं कि काफ़ी गंभीर हैं इथेनॉल को लेकर। और 2 दिन पहले ही राहुल गांधी ने बाकायदा ऐलान किया कि कांग्रेस पार्टी इसे बड़ा मुद्दा बनाएगी, क्योंकि यहाँ दाल में कुछ काला नहीं है, पूरी दाल इथेनॉल की काली है। ये E20 का जो मामला है ये बहुत बड़ा इशू है। नॉर्मली हम कहते हैं कि दाल में कुछ काला है, मगर ये दाल ही काली है। Don't worry, this issue we're going to take it up in a massive way, because this is destroying people's cars, destroying people's scooters, destroying people's lives, and literally is stealing directly from them. अब दोस्तों, ज़मीनी सच्चाई ये है इस वक्त मोदी सरकार की कि चाहे आप राम मंदिर के चंदे का मुद्दा उठाइए, चाहे आप पेपर लीक का मुद्दा उठाइए, यानी जेनजी के आंदोलन का मुद्दा उठाइए, या फिर आप इथेनॉल का मुद्दा उठाइए, या फिर जिस तरह से सवर्ण नाराज़ हैं, बांकीपुर दतिया में आपने झांकी देखी ली है कि किस तरह से बीजेपी की जो नींव हिल गई, क्योंकि कोर वोटर खिसक रहा है। यानी कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि चारों तरफ से, फ्रॉम ऑल साइड्स, मोदी और शाह घिरते चले जा रहे हैं। और मैं यहाँ पर एक चीज़ कहना चाहूँगा कि भले ही लोकसभा के अंदर, भले ही संसद में, वो चाहे आम आदमी पार्टी के सांसद राज्यसभा में तोड़ दें, या फिर ममता बनर्जी के जो सांसद हैं टीएमसी के, उनको तोड़ के एक नई पार्टी बना दे 20 सांसदों की, या उद्धव ठाकरे को एक बार तोड़ा, दोबारा तोड़ दिया, 6 सांसद दिया है, शरद पवार से बात कर रहे हैं, अकाली दल को वापस बुला रहे हैं। अगर आप ईडी और सीबीआई के दम पर पार्टी तोड़ते भी जाएं, भले ही लोकसभा में आपकी संख्या 292 से 318 हो जाए, लेकिन सच्चाई ये है कि जनता पहली बार जिस तरह से सड़कों पर आ रही है और 40 करोड़ युवक लामबंद हो रहा है, 14 साल से लेकर 28-29 साल का, और ये जो आग फैल रही है देश में, और इस आग में जो गडकरी जी ने इथेनॉल डाल दिया है पेट्रोल में, आगे होने क्या जा रहा है? व्हाट्स नेक्स्ट? क्या मोदी जी 2029 तक का कार्यकाल पूरा कर पाएंगे, या बीच मझधार में ही कोई बड़ा खेल हो सकता है? अब दोस्तों, आगे क्या होगा? राजनीति एक ऐसे मोड़ पर आ गई है जहां 2027 हो, यहाँ 5 राज्यों में चुनाव है, उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, पंजाब है। उत्तर प्रदेश की स्थिति मैंने आपको बताई दी है, ट्रेलर आपने देख ही लिया है। लेकिन 27 के बाद फिर 28 से, 28 के बाद 29 से, क्या ये सफ़र पूरा कर पाएंगे? इस पर मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। लेकिन आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस पर कमेंट ज़रूर करिएगा। और जिन दोस्तों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी उनसे गुजारिश है कि ये आपकी आवाज़ है, आपकी हौसला अफजाई से आप तक पहुँचती है। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों से कहिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और एक छोटी सी गुजारिश और है कि अगर आपको लगता है कि किसी मुद्दे पर मुझे वीडियो बनाना चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में अपना स्टोरी आइडिया ज़रूर भेजिएगा। मैं कोशिश करूँगा, मेरे साथी कोशिश करेंगे, आपके कमेंट्स को पढ़ेंगे, और अगर अच्छा लगेगा, बेहतर लगेगा, तो हो सकता है अगला वीडियो आपके आइडिया पर बने। तो बहुत बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम को देखने का। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।